हम देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 79 ये कहता है कि संसद क्या होगी, तो वो परिभाषित करता है कि राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर संसद बनेगी। तो जब आप उस प्रजातंत्र के मंदिर में संविधान का प्राण प्रतिष्ठान कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो प्रथम पुजारी को आमंत्रित नहीं करना चाहते राष्ट्रपति महोदया को? और वो राष्ट्रपति महोदया जो एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, आदि आबादी का महिला होने के नाते प्रतिनिधित्व करती है, संवैधानिक दृष्टिकोण से वो संविधान की अभिभावक है। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ एक सिंगल फोटो फ्रेम का है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि उस फ्रेम में कोई दूसरा ना आए। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे हम गुहार लगाते हैं कि आप महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित कीजिए। लोकसभा सचिवालय ने निमंत्रण जारी किया है, अच्छा होता कि उसमें राज्यसभा सचिवालय से भी वो निमंत्रण पत्र जाता। अगर वो जाता तो उपराष्ट्रपति महोदय को भी बुलाना पड़ता। तो ये कैसी परिपाटी आप डाल रहे हैं? पहले ही आपने सदन से उसकी आत्मा को निकालकर बाहर कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम कोलैप्स कर गया। 25% बिल ही सिर्फ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को भेजे जाते हैं। हर साल 11 अध्यादेश लाकर आप सदन आने के पहले अध्यादेश लेकर आते हैं, ये सदन की अवमानना करते हैं। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 11% बिलों को जनता के बीच डाल रहे हैं। इतनी अपारदर्शिता से काम मत करिए। हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं हम सम्मान करेंगे। आप राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित करिए। कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद जो देश की जनता के सामने आया, जिस तरह की खींचतान हुई 2024 क्या इसी तरह खींचतान नहीं चलेगा? इस उत्तर प्रदेश में कितने दिन खींचतान भारतीय जनता पार्टी ने की थी, याद है आपको? उत्तराखंड में कितने दिन खींचतान हुई थी जब एक हारे हुए व्यक्ति को उन्होंने वापस मुख्यमंत्री बनाया? असम में कितने दिन खींचतान हुई थी जब हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसके खिलाफ एक बुकलेट निकालते थे कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा है, वो याद कीजिए। हमारे यहाँ पर एक अच्छा समन्वय स्थापित करके उस प्रचंड जीत का अच्छा प्रतिसाद कर्नाटक की जनता को मिलेगा। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने जो प्रारंभ की है, उसका पहला परिणाम कर्नाटक से आया है। अब जन सरोकारों के मुद्दे पर देश निर्णय लेने लगा है। इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का अंत हो गया। प्रधानमंत्री जी का ना दुखड़ा चला ना मुखड़ा चला। उन्होंने कहा न मुझे गालियां दी, मेरा दर्द सुनिए, पर जनता ने कहा नहीं, आप हमारा दर्द सुनिए प्रधानमंत्री जी। आपने जो दर्द दिया है उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन विदेश में जिस तरह से भारत की बातें की जाती हैं, क्या वो भी बनता लगता है? मैं तो अभी इतने उदाहरण दिए कि भारत की न सिर्फ छवि को, भारत के हितों को भी ताक पर रखा गया। मैंने आपसे कहा कि ट्रम्प साहब जवाब दें, 2000 आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री, उस पर टैक्स इंपोज कर दिया। 70 के दशक से फ्री करते थे। पेरिस कन्वेंशन से बाहर हुए इनके खास दोस्त ट्रम्प साहब रशिया से क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं सस्ता, वो कंपनियों को लाभ पहुंचा रहे हैं, देश के नागरिकों को लाभ नहीं पहुंचा। अभी बॉस ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां उन्होंने कह दिया भारत के 5 राज्यों के छात्रों को हम प्रवेश नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री जी, इन जन सरोकारों के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। आप ऑस्ट्रेलिया में रैली करके देश का चुनाव जीतना चाहते हैं, कर्नाटक की रैली से तो परिणाम आए नहीं। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक चुनाव की जीत आपको मुबारक हो। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव अगर आप चुनाव हारते हैं तो क्या आप ईवीएम आप लोग चिल्लाएंगे फिर से? देखिए, प्रतिपक्ष का नैतिक दायित्व है। अगर भिंड में आप वीवीपैट का टेस्ट करोगे, पंजे का बटन दबाओगे और कमल का चुनाव चिन्ह निकलेगा, तो फिर क्या कहेंगे ईवीएम के लिए हम? तो ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। जनता ने हमको दायित्व दिया है कि हम उस हर निर्णय पर, प्रधानमंत्री जी ने चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के लगने के बाद और जो टाइम लिमिट थी प्रचार की खत्म होने के बाद अपना वीडियो डाला। चुनाव आयोग ने नोटिस तक नहीं दिया। 2017 में गुजरात में चैनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, राहुल गांधी जी के इंटरव्यू रोक दिया। तो ये जो बायस नेचर है इलेक्शन कमीशन का, उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाएंगे। जहां जहां भी हमको कमी लगेगी, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उसके खिलाफ आवाज। अजहर राय जी ने प्रधानमंत्री के राहुल गांधी जी का साफ मानना है, नियामगिरी पर्वत से लेकर छत्तीसगढ़ तक वो आदिवासियों के साथ है। हमारी सरकार हो या कोई की भी सरकार हो, राहुल जी किसी भी सूरत में अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अगर अन्याय हुआ है तो मुखरता से उसकी भी आवाज कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, नक्सली हमला होता है तो आप लोग आगे आ जाते हैं। ये बताइए, कभी नक्सली के बेटे पढ़े, इसके लिए कभी आप लोग अभियान चलाया? क्या चाहते हैं कि नक्सली का बेटा नक्सली ही बने? देखिए, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने का सर्वोच्च बलिदान हुआ है। 25-25 हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। हम लोगों ने अपने शीर्षस्थ नेता
जो थे वो देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी, राजीव जी को खोया है। आतंकवाद से भला हम लोग कोई समझौता कर सकते हैं नहीं, लेकिन हम हर संभव कोशिश करते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को हम मुख्य धारा में लेकर आए। राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ, इसलिए तो उन्होंने मुखरता से ये बात कही कि न्याय मिलना चाहिए। 6,000 रुपए हम देंगे लोगों को। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश की सरकार आने पर हमने घोषित किया। हमने 5 गारंटियां कर्नाटका में घोषित की जिसको हम लागू करने जा रहे हैं। हमने आंगनवाड़ी बहनों को 15,000 रुपए, हमने प्रत्येक बहन बेटियों को जो परिवार की प्रमुख है 2,000 रुपए माह देने का मानस बनाया। आंगनवाड़ी बहनों को रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। तो हमने बहुत सारे ऐसे काम प्रारंभ किए जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को लाभ पहुंचाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेठ सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख हुआ ये सुनते हुए कि वो इसे रेवड़िया बता देते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके धन्ना सेठ दोस्त मेवा खा रहे हैं, उस पर देखिए 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या लेकर हिंदुस्तान से फरार हो गए। हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट किया है, देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने। एक खेल और चल रहा है, 99% का हेयर कट दिया जा रहा है। उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने आप को डिफॉल्टर घोषित करती है और 99% तक उनका पैसा बैंक के माफ कर देती है और आपके बड़े धनपति उन कंपनियों को खरीद लेते हैं। 11 लाख करोड़ रुपए का एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उसको राइट ऑफ किया है आपकी सरकार ने। तो मेवा खिलाना बंद कीजिए। राहुल गांधी दृढ़ प्रतिज्ञ, अगर आप रेवड़ी कहते हैं तो ये रेवड़ी हम अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंचाएंगे। हमने जो 9 सवाल जारी किए हैं उसमें जो मैंने आपको पढ़कर बताया, अर्थव्यवस्था है, किसान है, भ्रष्टाचार मित्रवाद है, चाइना है, जल कल्याण की योजना है, सामाजिक न्याय है, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं और कोविड का मिसमैनेजमेंट है। ये 9 विषयों को लेकर हमने विस्तार से बात की है। अगर आपके पास और समय है तो मैं 3 घंटे तक इन सब पर बगैर पुस्तक देखे प्रकाश डाल सकता हूं। 2000 काम को देखो, चेहरा न देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। कौन होगा? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। इस देश के वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी कांग्रेस पार्टी का चेहरा, वो किसान होंगे 15 करोड़ किसान परिवार। वो 140 करोड़ परिवार होंगे चेहरा अगला प्रधानमंत्री का, जिन बहनों को महंगाई की आग में प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया। वो युवा चेहरा होंगे जिनको बेरोजगारी की आग में प्रधानमंत्री जी ने झोंक दिया। वो छोटे छोटे मझोले उद्योग और व्यापार होंगे जिनको नोटबंदी की मार से प्रधानमंत्री जी ने बंद कर दिया। अगला चुनाव प्रधानमंत्री बनाम देश होगा जैसे कर्नाटका में हुआ है। ये देश उस चुनाव को याद रखेगा और वो इतिहास बनेगा। क्या आपको देखिए, मुझे नहीं संज्ञान है किसने किया, वीडियो क्या किया, जो भी प्रचलित कानून है उसके देखिए, और उसके बाद उस फोटो को आपके प्रदेश सत्ता से सवाल सत्ता से पूछिए कि आखिर उस बिटिया के साथ बलात्कार क्यों हुआ, उन्नाव और हाथरस इस उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ। मुखरता से एक बार सवाल पूछिए मुख्यमंत्री जी से कि हत्या में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम क्यों आया, हत्या के प्रयासों में उत्तर प्रदेश सबसे प्रथम क्यों आया। एक बार साहस हो तो पूछिए। प्रधानमंत्री का नीति आयोग रिपोर्ट जारी कर रहा है कि स्वास्थ्य की सेवाओं में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के 28 जिले ऐसे हैं जिसमें अधिसंख्य लोग गरीबी की रेखा के नीचे। मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग कह रहा है। एक बार सरकार से मुखरता से सवाल पूछना प्रारंभ करेंगे तो कम से कम ये बलात्कार की घटनाएं रुकेगी। और जो सत्ता की सरपरस्ती में प्रशय दिया जा रहा है, ये हमने दिया है इस किताब में कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पूरा बजट सिर्फ विज्ञापनों में खर्च हो रहा है। जो निर्भया का फंड था, उस निर्भया के फंड में भी 80% की कटौती कर दी। तो इनकी मानसिकता, ऐसा कोई विषय जो मेरे संज्ञान में नहीं है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता बगैर। वो अपराध नहीं है, नियत का फिसल जाना अपराध है। हमने चुनौती दी है राहुल गांधी जी ने कि आप इनके इन्वेस्टमेंट में अपराध ढूंढिए, हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। राहुल गांधी जी ने सबके सामने कहा हम उद्योगों निवेश के खिलाफ नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों को बेजा लाभ दिलाना। अब 38 शेल कंपनियां अगर है, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री की सरकार सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफा लेकर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जांच कराते, तो उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी जांच करेगी। तो इसका अर्थ है कि ये इंटेंशन मेला फाइट था। जितने केस हो
वो पेगासिस का हो या राफेल का हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि सरकार ने यथोचित सहयोग नहीं किया, इसलिए वो निर्णय आए।